So hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ's EduTech. So today I am going to cover few topics of physics which are as mentioned on your slide: electric field inside conductor, application of Gauss law, concept of capacitor, and expression for parallel plate capacitor. So each and every concept will be explained in the further slides. So let us begin with our first topic, so which is electric field inside the conductor. Electric field inside the conductor. See, suppose I am having ABCD conductor, ABCD कंडक्टर है. आपको मालूम है कि जितने भी मैटर होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह दीजिए, तो उनके अंदर में पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं. मैंने प्रीवियस स्लाइड में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. तो सपोज़ हमारे पास में एक ABCD कंडक्टर है. इसको मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, जिसको मैंने ऐसे डिनोट किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लेस कर दिया मैंने इसको. उसमें मैंने इसको प्लेस कर दिया. इधर चार्ज मैंने नेगेटिव, इधर पॉजिटिव दिया और इधर मैंने चार्ज नेगेटिव दे दिया है. अभी बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने जब बताया था तो आपको मालूम था कि जब यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है तो इस तरह से फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है. बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है ये. तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसा ही कुछ रहने वाला है. तो हर एक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जब फील्ड लाइन्स आई यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या हुआ, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स AB साइड के अंदर में थे उनको मैंने क्या किया, पुलअप किया, खींचा. खींचने की वजह से नेगेटिव 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 आकर इधर इकट्ठे हो गए. क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से तो ऑब्वियसली जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना. जितने भी फ्री नेगेटिव चार्जेस वहाँ पर प्रेजेंट होंगे सब इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे. अब जब फ्री नेगेटिव चार्जेस जितने भी थे वो इधर अट्रैक्ट हुए तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस. इस तरीके से तो इसका डायरेक्शन कैसा रहने वाला है इस फील्ड का, ये इस तरीके से कुछ रहने वाला है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक. ठीक है, तो जितने भी चार्जेस A और B के इस साइड में थे नेगेटिव चार्जेस, दे आर प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर एंड रेस्ट लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्जेस इन द कंडक्टर. ठीक है, अच्छा ये चार्जेस किसकी वजह से है नेगेटिव, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस, जो हमने पहले भी पढ़ा था. चार्जेस गेट्स इंड्यूस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव की वजह से इधर अट्रैक्ट हुए, इसलिए हमने इसको बोला इंड्यूस चार्जेस. अब आप देखिएगा क्या होगा कि जैसे जैसे फील्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ चार्जेस इस साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं, नेगेटिव चार्जेस इधर की साइड आते जाएंगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर चार्जेस इधर से इधर मूव होना बंद हो जाएंगे. अब ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है पूरी की पूरी, ये साइड में एक पूरी की पूरी बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है. अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी और नेगेटिव चार्जेस इधर आएंगे तो उनको ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. सीधा सा कंसेप्ट है, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 है. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लस लग रहा है, ये प्लस क्या चाहता है कि और चार्जेस इधर से इस साइड में आएंगे नेगेटिव चार्ज, और अगर ये खींचेगा तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये सब नेगेटिव चार्जेस खड़े हुए ये क्या करते हैं, इनको रिपेल करेंगे, ये इसको धक्का देंगे उधर की साइड में. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसकी वजह से चार्जेस का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन EP था इस तरीके से, दिस वाज डिनोटेड एज एन EP. तो अंदर के चार्जेस का डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, अंदर के चार्जेस का लिखेंगे E0. तो ये हुआ कि प्लेट का चार्ज ऐसा था वो इस तरीके से जा रहा था EP एक्सटर्नल, और इंटरनल जो फील्ड डेवलप हुआ इसका मतलब अंदर एक फील्ड डेवलप हो गया. यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव इधर नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब अंदर एक फील्ड डेवलप होगा. तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स किधर जाएगी, नेगेटिव की तरफ में जाएगी. तो अंदर भी एक फील्ड डेवलप हो गया जो कि डायरेक्शन किसका है, अपोजिट टू डेट ऑफ ए EP. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन EP इस प्रकार से है तो इंटरनल फील्ड का डायरेक्शन EP. इसका मतलब ये क्या होगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, EP माइनस E0 एंड दैट इज़ व्हाट, कम्प्लीटली ज़ीरो. क्योंकि जितने चार्जेस इधर गए उतने ही चार्जेस इधर भी तो आए वापस से. सो
एज द अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड, दिस इज नोन एज ए इंड्यूस्ड फील्ड, इसको इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं। फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। तो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल फील्ड कितना डेवलप करेगा? जीरो, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज द रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। मेरी बात को आप याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर में कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। एक्सटर्नल फील्ड इस तरीके से था, ये मेरा एक्सटर्नल फील्ड जो मैं लिख के बता रहा हूँ, प्लस से माइनस, दिस वाज एक्सटर्नल फील्ड। इंटरनल फील्ड कैसा था? इधर प्लस था और इधर नेगेटिव था, दैट इज E0। दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, इसका मतलब ये हो गया EP माइनस E0, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है हमारा, जिसका नाम हमने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सी क्या होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है एक ऐसा फिनोमेना जो कि प्रोटेक्ट करता है सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार बहुत सारे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट हमें करना होता है। यदि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट्स में माल फंक्शनिंग होना चालू हो जाती है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain region of space from external electric field। नहीं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में माल फंक्शनिंग चालू हो जाती है। जितने भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है अगर एक्सटर्नल फील्ड के कांटेक्ट में आ जाता है वो, तो उसका माल फंक्शनिंग होना चालू हो जाता है। तो हमने जैसा कि कंसेप्ट पढ़ा है कि हमने ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए ज़ीरो। सो इसकी वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की मदद से कर सकते हैं। अब करते कैसे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, मान लीजिए ये कोई इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, एनक्लोज दैम इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। इसको हम लोग हॉलो कंडक्टर के अंदर में क्या कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं। कोई भी हॉलो कैविटी है जिसकी वजह से चार्जेस तो एक्सटर्नल सरफेस पे ही रह जाएगा और इंटरनली कुछ नहीं होने वाला है हमें। ठीक है, इसको कई बार लोग ग्राउंड कर देते हैं जिसकी वजह से जितने भी चार्जेस होते हैं यहाँ फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं हॉलो कंडक्टर्स आर बेसिकली नोन एज द फेराडी केजेस। इसको हम लोग फेराडी केजेस बोलते हैं, हॉलो कंडक्टर्स। दिस हॉलो कंडक्टर्स आर नोन एज फेराडी केजेस। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमने ऐसा सुना है, कभी भी थंडर स्टॉर्म हो या लाइटनिंग हो, कुछ भी ऐसा हो, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमें हिदायत दी जाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से कि आप कहीं पर भी हो तो आप सीधा एक काम कीजिए, सीधा कार में जाकर बैठ जाइए। हमें ऐसा बोला जाता है कि यू जस्ट सिट इन द कार वेन एवर द सच टाइप ऑफ द नेचुरल फिनोमिनास डू अकर जस्ट लाइक अ थंडर स्टॉर्म which is accompanied by the lighting. So it is safer to remain inside the car or either a bus or either under a tree. You should avoid the external surfaces. आप इंस्टेंट कि पेड़ के नीचे खड़े रहने की बजाय आप लोग क्या करें, कंडक्टर या कोई भी ऐसी मेटालिक सर्फेस के अंदर में चले जाए। अब जैसे आप कार देखोगे तो कार क्या होता है, पूरा का पूरा क्या हॉलो सरफेस, एक तरीके का पूरा हॉलो सरफेस, और बाहर क्या है, पूरी मेटल कवरिंग है कार के अंदर में, ऐसा ही रहता है, और अंदर पूरा साइड में हॉलो सरफेस रहने वाला है। तो इनर कैविटी, इसके अंदर में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, कार के अंदर का ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार इज़ व्हाट, इज़ ज़ीरो। सो वॉट एवर बी द शेप साइज ऑफ द कैविटी, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंसिडर्ड एज अ ज़ीरो। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का
इसके अंदर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है जिसकी वजह से ह्यूमन प्रोटेक्ट रह पाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का थोड़ा और क्लियरली करते हैं इसको हम लोग। देखिए, कंसिडर कीजिए कि मेरे पास में एक कंडक्टर है, अर्थ कंडक्टर है, ठीक है, अर्थ कंडक्टर है, ये ए भी एक कंडक्टर है, ठीक है। अभी अर्थिंग नहीं किया, अर्थिंग में सेकंड स्टेप में करके दिखाता हूँ आपको। और मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है जिसकी वजह से पॉजिटिव फील्ड, जिसकी वजह से सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो ये चार्ज का डायरेक्शन कैसे रहना है, इस तरीके से रहना है, आउटवर्ड्स। इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस साइड में आकर क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और इधर में दे विल लीव द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द अदर एंड, ठीक है। अभी मैंने इसको अर्थिंग नहीं करके रखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सब जगह पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा ले जाकर अर्थ कर देता हूँ। तो जितने भी ये पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये क्या होंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, इस जगह पर जितना भी पॉजिटिव होगा इस साइड में कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थिंग करने के बाद में क्या होगा, जितने भी चार्जेस है सब अर्थ की तरफ फ्लो हो जाते हैं। अब एक बात को सुनिएगा, अर्थिंग का मतलब होता क्या है, बेसिकली अर्थ जो होता है उसको आप इनफाइनेट कैपेसिटर बोल सकते हैं, इनफाइनेट कैपेसिटेंस होता है, उसको आप कितना भी चार्जेस दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा एक प्रॉपर्टी जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कभी भी चार्जेस जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करते हैं। हायर से लोअर पे कल मैंने एक स्लाइड में एग्जांपल भी समझाया था कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये टैंक है और इसमें ये खाली टैंक है, तो ये इसका पोटेंशियल हाई और इसका पोटेंशियल क्या लो है, ये H1 है और ये L है, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। अब क्या होगा, इसमें से पानी बहता रहेगा इस साइड में, इस साइड में क्यों, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ, हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, इसलिए इस तरह से क्या होगा, पानी बहेगा। लेकिन जब दोनों ही सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे एक पॉइंट के बाद में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी का बहना बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो ये होता है एक छोटा सा कंसेप्ट। तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी हाई वोल्टेज जनरेटर्स होते हैं उनको जनरली केजेस के अंदर में रखा जाता है, और जिसको हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, इस तरीके से ये बार से अर्थिंग कर देते हैं। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो, फाइन। सो दिस वुड प्रिवेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द जनरेटर फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट द केज। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केज के बाहर ना जा पाए। So electrostatic shielding has been used in very protective and sensitive instruments from outside electrical influence। जैसे कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे, टीवी का केबल जो होता है वो इलेक्ट्रो शील्डिंग से ही किया जाता है, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं शील्डेड केबल्स। ये हम लोग थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा। हमारे पास में शील्डेड केबल्स होती है, उसके अंदर में क्या होती है, इस तरह की कुछ कवरिंग्स होती है। तो क्या होता है, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपस के अंदर में इंटरफेयर नहीं कर पाते, इसको शील्डेड केबल्स बोलते हैं। आप नेट पे सर्च करेगा शील्डेड केबल्स के बारे में, उसका काम ही यही होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नहीं तो माल फंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से सिग्नल्स के अंदर में डिस्टर्बेंस डेवलप होना चालू हो जाता है, ठीक है। सो नाउ let us start our another topic, application of Gauss theorem. So here we are finding out the electric field intensity due to यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कि स्पेरिकल शेल कंसिडर किया है। यहाँ पर इस डायग्राम को जब मैं देखूँगा, जब मैं ड्रॉ करने के लिए देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि ये जो मेरा रेडियस है इसको मैंने R डिनोट किया है, जो मेरा आउटर रेडियस है यहाँ पर मैंने R लिखा है, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट अस कंसिडर इस तरीके से कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया हुआ है यहाँ पर, इज इट फाइन। और मेरे को इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आउटर सरफेस के ऊपर में, यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरे को निकालना है, जिस पॉइंट को मैंने P मार्क किया, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इंटेंसिटी, जिसको इससे डिनोट किया है मैंने। यहाँ पर मैंने कंसिडर कीजिए कि स्मॉल एलिमेंट लिया है मैंने, जिसको मैंने नाम दिया है ds, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो कि n, दैट इज़ नॉर्मल टू दैट ऑफ ए E, फाइन। तो ये मेरा टॉपिक है। इस अगर मैं डायग्राम को देखूँ बहुत गौर से तो मुझे ये चीज़ नज़र आने वाली है कि यहाँ पर जो मेरा R है दैट इज़ ग्रेटर देन R। हम लोग कुछ केसेस कंसिडर करेंगे R ग्रेटर देन R। जब R और R दोनों इक्वल होते हैं तब क्या होता है, व्हेन R इज़ लेस देन दिस कंडीशन। दिस 3 केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। इसकी वजह से हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिलेगी और इसका कर्व हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, सो नाउ कंसिडर अ स्पेरिकल shell which is having a radius of R. At the center, here it is O and the center is denoted by the O.
and plus q charges are uniformly distributed over the surface of the spherical shell. So where the OP is equals to R. फाइन. सो सिंस देयर आर द टू स्पेयर्स, तो हम लोग ने एक स्पेयर को S1 कंसिडर किया और एक स्पेयर को S2 कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं S1 स्पेयर की, जिसके अंदर में OP की जो वैल्यू है वो R है, सेंटर इज O. नाउ हमने यहाँ पर जो ये कंसिडर किया इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस. कल भी हमने एक स्लाइड में डिस्कस किया था गॉसियन सरफेस. हम लोग वो सरफेस को बोलते हैं एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम विच इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. हर एक पॉइंट के ऊपर में यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर में ये चार्जेस नहीं है. मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहनी है ना, वो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर सेम रहनी है स्फेरिकल शेल के ऊपर में. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर इसको डिनोट किया. ये हमारी गॉसियन सरफेस कहलाती है. ठीक है, तो दिस पार्ट इज व्हाट बेसिकली वी कॉल्ड एज ए गॉसियन सरफेस. द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज गॉसियन सरफेस. क्यों? यहाँ पर चार्जेस जो है वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द शेल, एंड वी आर सेइंग दैट एट एवरी पॉइंट इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम रहने वाली है और डायरेक्टेड इट इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली आउटवर्ड्स. ये है मेरा डायग्राम. अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, तो मैं यहाँ पर गॉस लॉ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. सो सी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है? E डॉट डी एस दैट इज अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड इंटीग्रल वी हैव टेकन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस. सो नाउ डी एस जो है किसके साथ रिप्लेस होगा? यहाँ पर एन डी एस दिख रहा है आपको यहाँ पर. तो नाउ वी विल रिप्लेस हियर विद द एन डी एस. ये कैसे आया था? तो ये इस प्रकार से कुछ आता है, दैट इज़ डी एस अपॉन डी एस. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा वेक्टर्स के अंदर में. फाइन, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हम लोग गॉस लॉ के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. अभी जब मैं यहाँ पर बात करूँगा तो ये तो मेरा यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा. ई मैंने यहाँ पर लिखा मैंने डी एस दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वी आर कंसिडरिंग द स्मॉल सरफेस एलिमेंट. सो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? ई डॉट 4 पाई r² दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ई का वैल्यू जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपसे ये हाँ बस इतना ही लिखना है आपने, और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r². सो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड in the case when r is greater than r. फाइन, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला कंडीशन है, जहाँ पर हमने इस कंडीशन के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन को डिराइव किया है. अब जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि हेंस वी कंक्लूड कि जो ये आउटर साइड में जितने भी चार्जेस हैं और इनकी वजह से जो फील्ड डेवलप हुआ है दैट इज़ सेम एज दैट ऑफ द फील्ड दैट इज़ डेवलप फ्रॉम द सेंटर पर अगर कोई चार्ज कंसंट्रेट होता है तो उतना ही फील्ड डेवलप होता है जितना कि अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव करके डेवलप किया है एट द आउटर शेल पर. ठीक है, अब हम लोग आते हैं एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. सेकंड केस वेयर r इज इक्वल्स टू r एट द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ शेल. यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि अगर r इक्वल्स टू r, तो इस एक्सप्रेशन में जब हम लोग पुट करेंगे प्रीवियस एक्सप्रेशन के अंदर में, तो हमें क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r². फाइन, ये हमें मिलने वाला है. अब हमने यहाँ पर क्या था कि हम लोग किसी पॉइंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर में अगर आप नोटिस करोगे, इस डायग्राम पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं इस जगह पर. ये देखिए ये चार्जेस, ये आपको बहुत सारे इस तरह के चार्जेस नज़र आ रहे होंगे आउटसाइड के ऊपर में. इसका मतलब ये है कि इट मीन्स देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्जेस ओवर द सरफेस एंड वी आर कंसिडरिंग ओनली द सिंगल चार्ज. फाइन, इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डेंसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा. वी हैव टू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ द चार्जेस ऑन द सरफेस. सो सिग्मा here we are taking here sigma,
एंड सिग्मा इज़ द सरफेस डेंसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना चार्जेस आउटर सरफेस के ऊपर में। सिग्मा इज़ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन शेल। फाइन, तो देखते हैं क्या होता है ये। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस कैन बी रिटन लाइक दिस। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको चाहें तो। एस मतलब क्या, सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, एंड दैट इज़ व्हाट 4πr²। फाइन, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया। इसका मतलब यदि मैं क्यू की वैल्यू को निकालना चाहूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, सिग्मा डॉट 4πr²। यहाँ से कंसिडर कीजिए कि ये मेरी पहली इक्वेशन थी यहाँ पर। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आर लिख दीजिए, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द सेकंड इक्वेशन ना, यहाँ पर आर लिख दीजिए। सो नाउ मैं ये इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है मेरी सेकंड इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होने वाला है, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε/r²। फाइन, इसमें मैं इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर, E इज इक्वल्स टू Q की जगह पे ε/4πr² अपॉन 4πε/r²। आर से आर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एंड फाइनली व्हाट आई विल गेट इज दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो इट इज़ द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर। फाइन, चलिए अगला पोर्शन हमारा ये है फील्ड इनसाइड द शेल। ये हमने आउटसाइड की बात करी, नाउ फील्ड इनसाइड द शेल, फील्ड इनसाइड द शेल। इसका मतलब ये हो गया कि वो सर्कल हम लोग को अब यहाँ पर कंसीडर करके रखना है, इनर साइड में कंसीडर करना है। नॉर्मल देखा जाए तो इनर साइड में कंसीडर करना है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ, सुनाओ सेंटर लिया मैंने वो। इस बार मुझको चार्ज मैंने इनर चार्जेस आई एम कंसिडर ओवर हियर। सो नाउ दिस टाइम आई हैव टू फाइंड आउट द फील्ड ओवर दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे मेरे को फील्ड इस बार निकालने का है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर मेरा सरफेस एलिमेंट एस हो जाएगा। ये सेंटर से ऑब्वियसली मेरा जो आउटर रेडियस रहने वाला है वो यहाँ से आर रहने वाला है, इनर के अंदर में स्मॉल आर रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस टाइम आर इज लेस देन आर। फाइन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी इज दिस। नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द इनसाइड द शेल। तो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है इनसाइड द शेल, जिसका हमने नाम दिया है S1, ठीक है। पिछले केस में हमने S2 के लिए कंसीडर किया, इस बार हमने इनर सरफेस के लिए नाम दिया है S1, ठीक है। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सेंटर मेरा O है ही ऑब्वियसली यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैन बी रिटन लाइक दिस, E मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। फाइन, यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर आर कंसिडर्ड एज अ जीरो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस आर जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, मेरा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब आर लेस देन स्मॉल आर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मेरा क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब मैंने 3 केसेस लिए हैं यहाँ पर। व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर, यहाँ पर जब कंसीडर किया तो मैंने लिखा था E इज इक्वल्स टू Q 4πε/r²। व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर, तो मैंने यहाँ पर लिखा था E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन इन्फिनिट दिस एप्सिलॉन, एंड व्हेन आर इज लेस देन आर देन आई एम राइटिंग ओवर हियर इज दिस। तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ, ठीक है।
ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हर एक वैल्यू के ऊपर में। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होता है यहाँ पर। सो दिस इज़ द ऑरिजिन, दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए यहाँ पर हमने आर को एक्स एक्सिस पर इसलिए कंसिडर किया, यहाँ पर हमेशा हम लोग इस जगह पर वही क्वांटिटी को रखते हैं जिसके अंदर में हम लोग चेंजेस ला रहे हैं और जिसमें चेंज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। यहाँ पर वो इसलिए हम लोग रेडियस को यहाँ रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ड्यू टू द चेंजिंग इन द रेडियस यू आर ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, इसकी वजह से हमने इस तरह से यहाँ पर कंसिडर किया है इसको। सो नाउ जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था मेरा ज़ीरो था, वो किस केस में था, तो मान लीजिए यहाँ पर एक सेंट्रिक पॉइंट हो गया जहाँ पर आर और आर की वैल्यू सेम है, तो मेरे को इससे लेस के अंदर में मेरे को कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। ई ज़ीरो ओवर हियर, जैसा कि कंडीशन में लिखा हुआ है, ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी ज़ीरो। नाउ जब आर इज़ इक्वल्स टू आर है तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला, मैक्सिमम फील्ड मिलने वाला, इसको बोलते हैं ई मैक्स। यू आर गेटिंग द मैक्सिमम फील्ड ओवर हियर। जब आर ग्रेटर देन दिस हो जाता तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, सिंस ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं नॉन लीनियर कर्व। तो ये कर्व कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से कुछ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया ई इनवर्स। सो दिस इज़ द ग्राफ। सो हियर आवर टॉपिक गेट्स एंड फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर। नाउ द अनदर टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। So now another topic is our principle of a capacitor. एकदम शॉर्ट में पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर होता क्या और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर अगर इस वर्ड के ऊपर में हम लोग कंसंट्रेट करें तो कैपेसिटर का क्या मतलब होता है। कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने की कैपेसिटी। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द चार्जेस ओवर हियर, इट मीन्स द कैपेबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस, और वी कैन से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड हैंस वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना स्मॉल स्पेस। अब कैपेसिटर बना किसका होता है ये हम लोग देख लेते हैं पहले। कैपेसिटर जो होता है, दो कंडक्टर्स होते हैं, एक ये कंडक्टर है, वन कंडक्टर इज ए एंड अनदर कंडक्टर इज बी, एंड विच इज सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोले तो इंसुलेटर। अब क्या होता है, मैं एक बात बता दूं, हमने कंडक्टर में तो देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो। जब इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तब क्या होता है, तो बड़ा सीधा सा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव है, इधर में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, इधर पॉजिटिव चार्जेस होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो कंडक्टर के केस में तो क्या होता है, नेगेटिव पूरा इधर आ जाता है, लेकिन जब इंसुलेटर की बात की जाती है, ये इंसुलेटर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इंसुलेटर की बात की जाती है, तब प्रॉब्लम ये होता है इधर से जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज़ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व। यहाँ पर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी वजह से ही वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इधर जो अगर ये प्लस की वजह से नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होगा, वो दैट विल डिस्प्लेस एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दे विल नॉट कम्प्लीटली डिस्प्लेस एट दिस साइड। समझ में आए, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी कैन से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डजंट कंडक्ट्स बट देयर एग्जिस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है चार्जेस का यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास में इसका चार्ज हम लोग Q1 बोल देते हैं, इसका चार्ज हमारा Q2 होता है, इसका चार्ज कितना प्लस प्लस होता है और इसका चार्ज कितना होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर जो हो गया इंसुलेटिंग मीडियम, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग मीडियम, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक जैसे माइका हो गया, क्या पेपर हो गया, हमारा ग्लास हो गया, दिस आर नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट नेवर कंडक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल V1 होगा और इसका पोटेंशियल V2 होगा। अब इस पोटेंशियल का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग टोटल चार्ज देखते हैं। अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे, अभी टोटल चार्ज की बात अगर करें तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो नेट चार्ज इज व्हाट, ज़ीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कंडक्टर के बीच का, इसका पोटेंशियल V1 इसका पोटेंशियल V2 है, तो V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल V1
हाई है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल हम लोग हाई कंसिडर करते हैं, और इधर में क्या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2। ठीक है, हमने पोटेंशियल प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन किया गया किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग द स्मॉल टेस्ट चार्ज from this position to this position but against the electric field। ये हमारा पहला है। दूसरा है, दूसरे कंडक्टर से चार्ज उठाकर हमने इधर रखना है, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज भी करना है साथ ही साथ में। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। हम लोगों ने एक्सप्रेशंस में भी पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन 4, सॉरी यहाँ पर हमने ऐसा भी पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यहाँ पर V जो होता है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग चाहें तो Q अपॉन V लिख सकते हैं। इधर में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लगेगा, C लग जाएगा। C इज व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये होता है C का माने होता है कैपेसिटेंस, विच मेजर्स द हाउ मच अमाउंट ऑफ ए चार्ज कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ Q अपॉन V। तो अब चार्ज की कैपेसिटी किस पे निर्भर करती है कि हम कितना चार्ज, हम कैसे पता लगाएंगे सर कितना चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, हम लोग जितनी बड़ी बाल्टी लेते हैं उतना ही बड़ा क्या, उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। जितनी बड़ी हम लोग साइज़ का बकेट लेते हैं उतना ही पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है, ये बाल्टी इतनी बड़ी है, तो इसमें और ज़्यादा पानी स्टोर होगा। तो उसी तरीके से जो चार्जेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है शेप पे, साइज पे एंड सेपरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, इस पे डिपेंड हमारी करती है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, विच इज़ फराड। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फेरेड, फाइन, फेरेड होता है यहाँ पर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेराड व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेस द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 कूलम का चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल रेज करता है तब हम लोग बोलते हैं कि 1 कैपेसिटेंस, 1 फेराड। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, लेट अस कंसिडर कि एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट हमने लिया है जिसका नाम हमने A रखा है, और लेट अस कंसिडर कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है इस प्लेट को। वी आर गिविंग द पॉजिटिव चार्ज टू दिस प्लेट A टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। जब तक कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता है तब तक हम इसको चार्ज देते हैं, तब तक ही दे पाएंगे जब तक कि इसमें से चार्ज लीक आउट होना चालू ना हो जाए। सी, आपने बकेट देखा होगा, आप जब तक ही पानी फिल करते हो जब तक उसमें ओवरफ्लो होना चालू ना हो जाए। हम लोग पानी कब तक भरते हैं, फुल बकेट को पानी से फिल कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ मैक्सिमम पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब यही हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस वी हैव गिवन टू देम, सो इट हैज़ अटेन फाइनली द मैक्सिमम पोटेंशियल। नाउ लेट अस कंसिडर कि हमारे पास में B तरह का एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट है। नाउ वी हैव, हमने इसको होल्ड करके इसके नियरर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो नियरर फेस होगा, ये जो लेफ़्ट साइड का फेस होगा, इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, अक्कर होना चालू हो जाएंगे, और सिमिलरली इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होना चालू हो जाएंगे। सी, पॉजिटिव चार्ज विल बी लेफ्ट ऑन द राइट ऑफ द प्लेट and the rest of the charges will be left on the this side of the plate 1 and 2, फाइन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हो गए, इनको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। ये चार्जेस इसकी वजह से इंड्यूस हुए क्योंकि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे, इस साइड में हमारे पास में पॉजिटिव चार्जेस थे, और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, इंड्यूस होना चालू हो गए। देखिए, हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास में मैटर होता है तो मैटर जो है एटम्स और फिर या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जिसके पास में इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। तो ड्यू टू द चार्जेस गेट इंड्यूस्ड एट दिस साइड एट द वन प्लेस, सो हमारे यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आकर इकट्ठे हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करते हैं, इनके साथ में मिक्स होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कुछ चार्जेस मिक्स होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है,
तो सम ऑफ द चार्जेस व्हाट गेट कंबाइंड टू देम एंड बिकॉज ऑफ विच कि यहाँ से हमारा चार्ज खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी कंबाइन हुआ तो यहाँ पर हमारा चार्ज कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कंबाइन हुआ, यहाँ पर चार्ज कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव 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 था, ये यहाँ पर तो चार्ज बचा ही नहीं, यहाँ पर कुछ चार्ज बच गया। इसका मतलब अभी और चार्जेस इसको दे सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस, इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्लेट जिसको हमने चार्ज किया था उसका पोटेंशियल कम होता जाता है, ये कम होता जाता है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन चार्जेस। इसका मतलब नाउ द कंडक्टर है ए हैज़ अ मोर कैपेसिटी, हम लोग इसको और चार्जेस दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं इस जगह पर, तो यहाँ पर और चार्जेस हमने दिए वापस से। फाइन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा प्लेट था, ये वाला प्लेट था, इसका इस साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस थे, तो इसको हम लोग क्या करते, अर्थिंग कर देते हैं इसकी। नो वी हैव कनेक्टेड दिस टू द ग्राउंड, तो जिसकी वजह से यहाँ पर तो यहाँ पर आपका क्या होता है लोअर पोटेंशियल, और ये हमारा हायर पोटेंशियल होता है। जितना भी चार्जेस होंगे दे विल स्टार्ट टू फ्लो टू दिस लोअर पोटेंशियल। फाइन। यहाँ पर जितने भी चार्जेस होंगे वो सब लोअर पोटेंशियल्स में चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, नेगेटिव 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 चार्ज नेगेटिव। अगेन दिस नेगेटिव चार्ज विल लोअर डाउन द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट, फिर इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल फिर कम होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, और चार्जेस को फिल कर पाएंगे, और चार्जेस हम लोग दे पाएंगे। यहाँ पर हमने और चार्जेस को दिए। तो ये तो हमें साफ समझ में आ गया है कि दिस इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस ऑन द बी साइड वेन एवर स्टेज। सो क्या होगा यहाँ पर जब हमने इसको बाउंड कर दिया और यहाँ पर कितना रह गया, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। सो नाउ जो इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस इस साइड के हैं स्टेज ऑन एज इट बाउंड्स टू द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस पॉजिटिव चार्जेस के साथ में बाउंडेड है, और ये इंड्यूस जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ऑन द बी पोटेंशियल ऑफ द ए विल अगेन ग्रेटली रिड्यूस, वापस से रिकम्बाइन होंगे, फिर इसका क्या होगा, रिड्यूस होगा, फिर हम लोग चार्ज देंगे, फिर हम लोग चार्ज देंगे, फिर वापस हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब हमसे ये समझ में, हैंस वी हैव कंक्लूडेड दैट कि कैपेसिटेंस इंसुलेटेड कंडक्टर का इंक्रीज किया जा सकता है बाय ब्रिंगिंग द अनचार्ज अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो सच अरेंजमेंट ऑफ द टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यही अरेंजमेंट हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मदद से। यहाँ पर ये प्लेट होगी और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। सो इफ़ द कंडक्टर्स आर प्लेन देन द कंडेंसर इज कॉल्ड, अगर ये कंडक्टर का अगर साइज़ हमारा प्लेन होता है, देखिए इसका शेप जो होगा आपको नज़र आ रहा होगा रेक्टेंगल की शेप में, तो इसको हम लोग पैरेलल प्लेट बोलेंगे। यदि स्पेरिकल शेप में अगर कंडक्टर्स होते हैं हमारे ए एंड बी, अगर स्पेरिकल शेप में होते हैं तो इनको बोलते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। If they are in the shape of the cylindrical, then we can say it's a cylindrical capacitor. Fine. So capacitors या फिर हम इसको कंडेंसर्स भी बोल सकते हैं, ये हमारे मैक्सिमम ऑफ द अप्लाइंसेस के अंदर में यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर में। जैसे रेडियो ट्यूनिंग में देखेंगे कि आप जब रेडियो की नोब को ट्यून अप करते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली यू आर चेंजिंग द कैपेसिटर्स, जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है। दैट विल यू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। नाउ अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो नाउ एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फाइन। देखिए एक प्लेट ये रखा हमने और एक यहाँ पर एक प्लेट रखा है। फाइन। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ डी। अगेन वन इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ, मैंने इससे पहले कंसेप्ट में आपको बता दिया है, जिसकी वजह से यहाँ की इस साइड के जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ में क्या करके रहेंगे, बाउंड हो जाएंगे। ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्जेस दिया इस प्लेट को, ए लिखा, इधर में बी है। मैक्सिमम पोटेंशियल हमने इसको रखा है, जब तक कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेता तब तक हमने इसको चार्जेस दिए और लीक आउट ना हो जाता तब तक, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होने वाले इस साइड के ऊपर में। फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से नेगेटिव की तरफ में होता है, इस तरीके से फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो है वो सरफेस के ऊपर में ऑक्यूपाइड है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ डिनोटेड बाय द प्लस सिग्मा एंड दैट इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव सिग्मा। क्लियर है। एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। वन प्लेट is insulated, this A plate is insulated, another plate is connected to the earth.
सो नाउ इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चालू करते हैं. सो व्हेन पॉजिटिव Q on A is given, the negative Q is induced. Negative Q is induced on nearer plate यहाँ पॉजिटिव Q दिया हमने और नियरल प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है. फाइन. एंड प्लेट B is connected to earth where charges can freely flow. So now on plate A the charge density कितनी रहेगी इसके अंदर में वो लिख देते हैं. सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A. Fine, it is the first expression. See, number of charges residing on the area, that is what we called as a charge density over here. क्लियर है. यहाँ पर हमने एक चीज़ कंसिडर करके रखी है. जो प्लेट है, जो प्लेट का हमारा डायमेंशन है, जो हमारा प्लेट का डायमेंशन है वो डी स्क्वायर लेस दें. इट मीन्स हम लोग यहाँ पर जो हमारे जो प्लेट का एरिया है, जो इंसुलेटेड प्लेट हमने यहाँ यूज़ करी, इसका जो एरिया है दैट इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ द प्लेट्स. ये हमारी यहाँ पर कंसिडरेशन रही है. देयरफॉर वी कैन यूज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिन इनफाइनाइट प्लेट शीट्स. फाइन. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इन द रीजन 2. अब मैं आपको दूसरा बात बता देता हूँ. यहाँ पर रीजन 2 भी है. रीजन 2 कौन सा वो भी मैं बता देता हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तक तो कोई चार्जेस ही नहीं है. तो एट दिस पॉइंट ये रीजन 2 जो है हमारा, ये रीजन 2 जो बन रहा है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा. हम लोग यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंसिडर करेंगे इस साइड का पूरा. और ये हैव टू कंसिडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस रीजन एंड दिस रीजन आर कम्प्लीटली जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज जीरो. सो नाउ इन द रीजन 1 कौन सा वाला है हमारा, ये वाला रीजन है हमारा. प्लस 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. दिस इज द रीजन 1. दैट इज रीजन 1. फाइन. ये रीजन 1 है हमारा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in region 1 is given by E is equals to sigma upon epsilon naught. Now sigma की वैल्यू क्या है यहाँ पर, sigma is equals to Q upon A. So in the place of sigma we can write Q upon A epsilon. That is the second equation. Fine. Now हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पर. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी हमारा V1 और यहाँ पर भी हमारा V2. इट मीन्स वी हैव टू कंसीडर द पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग किसी भी चार्ज को ले जाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से लिखा जाता है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन T. अगर हम लोग रिलेशन देखा जाए E और दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच में, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. फाइन. V अपॉन D. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, V निकाल देना है. दैट इज इक्वेशन 3. V निकालने के लिए E इंटू क्या लिखेंगे, D लिखेंगे हम लोग. दैट इज़ आवर 4th इक्वेशन. सो V इज इक्वल्स टू, E का वैल्यू अभी हमने एक्सप्रेस किया था यहाँ पर. E का वैल्यू कितना था, E की जगह पर हम लोग लिखेंगे QAE. अब ये कहाँ से आया, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, ये रिलेशन आया यहाँ से QAE अपॉन E हमने यहाँ पर आकर पुट कर दिया इसको. ठीक है. दैट इज़ Q अपॉन AE एंड मल्टीप्लाइड बाय D. दैट इज़ आवर 5th इक्वेशन.
सो नाउ अभी हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की बात करें। अब कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटी भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इट कैन स्टोर। सो द कैपेसिटी दैट इज डिनोटेड बाय द सी, कैपेसिटेंस बोलते हैं ऑफ पैरेलल प्लेट। C इज इक्वल्स टू क्या होता था, Q अपॉन V। अभी हमने पिछले रिलेशन में इसको क्लियरली एकदम पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं V की। Q अपॉन V की वैल्यू होगी Q A E एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज D। फाइन, तो इसका मतलब ये हो गया V की जगह पे QD लिखेंगे हम लोग और AE एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वी विल गेट EA अपॉन D एंड दैट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू EA अपॉन D। इस कैपेसिटेंस को हमने यहाँ से डेवलप करके देखा है कि कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया एंड डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, रियली इट इज़ नोन एज परमिटिविटी। फाइन, तो हमारे पास में रिलेशन आ गया। सो व्हेन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके हिसाब से दी जाती है, ER इज इक्वल्स टू K के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस कंसिडर किया था, लेट अस कंसिडर द स्पेस इन बिटवीन द दिस टू इंसुलेटेड मीडियम। यहाँ पर स्पेस है, लेकिन जब हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंसिडर करते हैं तो हमको यहाँ पर ER कंसिडर करना पड़ता है, दैट इज़ फॉर द रिलेटिव परमिएबिलिटी। फाइन, तो हम लोग इसको कैसे लिखने वाले हैं, सो CM इज इक्वल्स टू EA अपॉन D। फाइन, E कैन बी एक्सपांडेड टू द E0 and ER relative permittivity sorry, and after you can write KC0. C E A and D is can be written as a C and here it is written as C. So CM is equals to what, KC0. It means that the capacity becomes K times the capacity of the vacuum. This is what we called as a K is denoted for the capacity. It means that the capacity will become the C times that of a vacuum. So here our lecture get ends. If you like my lecture, please press on the like button and subscribe to my YouTube channel for the more video lectures. Thanks for listening me out.